Yes, now our volunteer is required to read the portion from the screen. Anyone volunteer? Yes, Sahil. यस सर. सर કઈથી રીડ કરવાનું છે? Miraj. ઓકે સર. On hot summer days, the air near the ground becomes hotter than the air at higher levels. The refractive index of air increases with its density. Hotter air is less dense and has smaller refractive index than the cooler air. If Okay, the now air see this point. समर डेज पर क्या होगा, जो भी ग्राउंड सरफेस पर जितने भी एयर होगा ना, दैट विल बी और हायर टेम्परेचर. और रिफ्रैक्ट इंडेक्स यानी वन टाइप का डेंसिटी ले लो, ऑप्टिकल डेंसिटी. जिसका डेंसिटी कम तो उसका रिफ्रैक्ट इंडेक्स भी कम. ठीक है, फिर आगे यानी हॉट डेज पर क्या होगा, हॉट एयर का डेंसिटी कम होगा, यानी उसका रिफ्रैक्ट इंडेक्स भी कम होगा. बराबर, फिर आगे देखते हैं. if the air currents are small, that is, the air is still, the optical density at different layers of air increases with height. As a result, light from a tall object, such as a tree, passes through a medium whose refractive index decreases towards the ground. क्योंकि अगर हम ग्राउंड से अल्टीट्यूड पर जाएंगे तो ग्राउंड पर हॉट एयर होगा. जैसे 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 आप ऊपर आओगे तो टेम्परेचर डिक्रीज होने लगेगा, यानी कूल एयर आता जाएगा. तो ग्राउंड पर डेंसिटी कम है तो रिफ्रैक्ट इंडेक्स कम. एज वी मूव इन अ अल्टीट्यूड, मतलब एज द हाइट इंक्रीजेस, टेम्परेचर डिक्रीजेस. बराबर. तो टेम्परेचर यानी कूल एयर आता जाएगा तो रिफ्रैक्ट इंडेक्स भी बढ़ता जाएगा. ये लोग कह रहे हैं आप टॉप से डाउन आओ. जब आप टॉप से बॉटम आओगे तो टॉप से बॉटम आएंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, क्योंकि सरफेस पर ग्राउंड पर हॉट एयर होता है, तो रिफ्रैक्ट इंडेक्स भी कम होगा. तो टॉप से बॉटम पर आप जब आओगे तो रिफ्रैक्ट इंडेक्स क्या होगा, इंक्रीज के डिक्रीज. समर डेज पर आप टॉप से बॉटम आते हो या टॉप से ग्राउंड सरफेस पर आते हो तो रिफ्रैक्ट इंडेक्स इंक्रीजेस के डिक्रीजेस. देवांशी ने गलत जवाब दिया. समर सीजन पर, समर डेज पर ग्राउंड सरफेस पर टेम्परेचर होता है ज्यादा, यानी हॉट एयर, यानी लेस डेंस. लेस डेंस यानी स्मॉल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. यानी जब आप टॉप से बॉटम पर आते हो दैट मीन्स यू आर कमिंग फ्रॉम कूल एयर टू हॉट एयर, सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीजेस. बहुत सारे लोगों ने आंसर इंक्रीज दिया यार. टॉप पर होगा कूल एयर यानी डेंस एयर यानी हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. फिर ग्राउंड सरफेस पर हॉट एयर यानी लेस डेंस यानी स्मॉलर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. तो जब हम टॉप से बॉटम पर आते हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, डिक्रीजेस. मतलब हम कहां से कहां पर आ रहे हैं, हम डेंसर से रेरर पर आ रहे हैं. ये क्लियर हुआ आप सबको? प्लीज कंफर्म. देखिए यहाँ पर आप ये डायग्राम रेफर करो तो इस डायग्राम में आपको पता चल जाएगा कि अगर हम ट्री से ग्राउंड पर आते हैं, ये टॉप पोजीशन और ये ग्राउंड पोजीशन. तो जब हम टॉप से ग्राउंड पर आएंगे तो मतलब कूल एयर से हॉट एयर पर आएंगे, यानी डेंस से हम रेरर पर आ रहे हैं, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल डिक्रीजेस. ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट? यस और नो?
चलिए यस, तो साहिल कंटिन्यू फर्दर नाउ। Sir, screen. जस्ट अ मिनट, जस्ट मैं इसको इरेज कर देता हूँ। हाँ जी, Thus, a ray of light whose refractive index decreases towards the ground, a ray of light from such an object successively bends away from the normal and undergoes total internal reflection. If अब the वो मैं angle, समझा देता हूँ कि क्यों हॉट एयर पर यूजुअली रेज बैंड होते हैं। अब देखिए ये पहला डायग्राम, पहले डायग्राम में आप देखो तो क्या है, एयर इज एट यूनिफॉर्म टेम्परेचर, यानी ये समर सीजन की बात नहीं चल रही। नॉर्मल डे होगा जब आपका टेम्परेचर एटमॉस्फेयर का इतना ज्यादा वेरिएशन नहीं होगा। तो अब लाइट रेस देखिए स्ट्रेट लाइन में जा रही है। अब देखिए पहला रे स्ट्रेट लाइन, दूसरा रे स्ट्रेट लाइन, तीसरा रे स्ट्रेट लाइन, बराबर। तो ये नॉर्मल डे की बात है जब एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर और सरफेस के टेम्परेचर में एज एज सच कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। तो फिर आपको दूर से इस ट्री का कोई यहाँ पर इन्वर्टेड इमेज नहीं मिलेगा, मतलब मिराज फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है। बट अगर हम समर डेज की बात करते हैं तो आप यहाँ पर आ जाइए। समर डेज की आप बात करते हैं तो आप यहाँ पर आ जाइए, और उसमें मैं क्या करता हूँ, डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स ले लेता हूँ एटमोसफियर के। मान लीजिए ऐसे डिफरेंट डिफरेंट मैंने लेयर्स सपोज कर लिए, बराबर। अब क्या होगा, ये लेयर नंबर 1 और 2 की बात करो, लेयर नंबर 1 और 2 की बात करो, वहां ट्री से, ये ट्री से आपको मिलता है ये पहला इंसिडेंट रे। देखिए ये आ गया आपका इंसिडेंट रे, ग्रीन कलर से मैंने ड्रॉ किया है और ब्लू कलर से मैंने ड्रॉ किया है नॉर्मल। नॉर्मल सेकेंड सरफेस पर मैंने ड्रॉ किया है नॉर्मल। नाउ इन समर डेज वी हैव अंडरस्टूड राइट नाउ कि एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, डिक्रीज, बराबर है। दैट मींस वी आर ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर। तो कोई मुझे बता पाएगा कि व्हेन अ रे इज ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर, refracted ray bend towards the normal के away from the normal? Please let me know. When a ray is traveling from denser to rarer, the refracted ray travels towards the normal के away from the normal? बोलिए। towards the normal होगा क्या away from the normal? करेक्ट 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 आंसर इज अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। तो देखिए, देखिए ये मान लीजिए ये रे है, ट्री से आ रहा है, ये पहला इंसिडेंट रे फ्रॉम सरफेस 1 to 2, बराबर। तो 2 सरफेस पर मैंने ड्रॉ किया है ये नॉर्मल, बराबर। ब्लैक कलर से लाइन जो ड्रॉ कर रहा हूँ वो उसका ओरिजिनल इंसिडेंट डायरेक्शन होता, ओरिजिनल इंसिडेंट डायरेक्शन था। लेकिन अब हमें पता चला कि रे जो ट्रैवल कर रहा है वो डेंसर से रेयर ट्रैवल कर रहा है, मींस रिफ्रैक्टेड रे मूव्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो वो पाथ ये आ जाएगा। आप देखिए ये येलो कलर का पाथ जो नॉर्मल से दूर गया। ये पॉइंट आपको समझ में आया है? और ऐसा हर एक लेयर्स में होता रहेगा, यानी कंटिन्यूअसली जब ट्री से कोई रे ट्रैवल्ड करेगा ग्राउंड सरफेस पर तो कंटिन्यूअसली बैंड होता जाएगा, वो कंटिन्यूअसली बैंड होता जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या ट्री से पर्सन तक रे जब पहुंचता है तो क्या वो कंटिन्यूअस बैंड होते जा रहा है, कर्व नेचर में मिल रहा है हमें? चेक करके बताइए। देखिए डायग्राम बी में, all of you understood this B diagram? then तो आप चेक करिए। ओके फाइन फाइन, थैंक यू। तो ये आपका कंटिन्यूअसली
वेव बैंड हुआ और पर्सन के आई तक पहुंचा। अब क्या करना है आपको, उस रे से, इस पॉइंट से आपको एक टेंजेंट ड्रॉ करना है इस तरह से, यानी एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है। तो यहां पर आपको इस ट्री का रियल एंड इन्वर्टेड मिलेगा इमेज। रियल और इन्वर्टेड इमेज, यानी जनरली जब आप समर डेज पर आफ्टरनून टाइम पर खास करके अगर आप कोई व्हीकल ड्राइव करते हो रोड पर, तो आपको जो भी आगे का व्हीकल है ना, उसका आपको इमेज दिखेगा रोड पर, रोड के सरफेस पर। हाँ, यानी आपको ऐसा लगेगा कि वो आगे एक वेट सरफेस है, और उस वेट सरफेस पे आपको आगे ड्राइव होती हुई जो कार है उसका इमेज दिखता है, या तो वाटर ऑन द रोड आपको ऐसा फील होता है। लेकिन जब आप वहां पर पहुंचते तो आपको पता चलता है कि कोई वाटर तो था ही नहीं। तो दिस इज वन टाइप ऑफ इमेज फॉर्म ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस। समझ में आया आप सबको? चलिए, यस साहिल, कंटिन्यू। Yes, sir. If the angle of incidence for the air near the ground exceeds the critical angle, this is shown in figure 9.14. To a distant observer, the light appears to be coming from somewhere below the ground. The observer naturally assumes that light is being reflected from the ground, say by a pool of water near the tall object. Such inverted images of distant tall objects cause an optical illusion to the observer. This phenomenon is called mirage. This type of mirage is especially common in hot deserts. Some of you might have noticed that while moving in a bus or a car during a hot summer day, a distant patch of road, especially on a highway, appears to be wet. But you don't find any evidence of wetness when you reach that spot. This is also due to mirage. ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस? ये आप सबको पता चला? चलिए, फिर ये तो समर डेज पर हमें ऐसा इल्यूजन मिलता है, बराबर? कैसा इल्यूजन होता है हमें कि भाई एक डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, उसका इमेज सरफेस पर हमें रियल और इन्वर्टेड मिलता है समर डेज पर। लेकिन क्या ऐसा ही ऑप्टिकल इल्यूजन विंटर डेज में भी हमें मिलेगा? हाँ या ना? क्या ऐसा ही सेम ऑप्टिकल इल्यूजन हमें विंटर सीजन में मिलेगा? यस और नो? नहीं? एनीवन? समर सीजन में, समर सीजन में अगर हमें एक ऑप्टिकल इल्यूजन मिलता है, दैट इज मिराज, तो कैन वी एक्सपेक्ट द सेम फिनोमिना इन विंटर डेज आल्सो? प्लीज कंफर्म इट। क्या आंसर बता रहे सब लोग? नो 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 नो, नहीं, बिकॉज एयर विल बी मोर डेंस इन विंटर्स। अरे, ऐसा एक सेम ऑप्टिकल इल्यूजन होता है विंटर डेज में भी, बट दैट ऑप्टिकल इल्यूजन इज नोन एज लूमिंग। ये पता है आपको? जनरली ये
कोई बोट अगर सी पर जाता होगा, सी में कोई अगर बोट जाता होगा ना, तो दूर खड़ा हुआ कोई दूसरा शिप का कोई पर्सन होगा ना, तो उसे वो सामने वाला बोट फ्लोट होते दिखेगा हवा में। ये आपने ये सीखा है, पहले पढ़ा है, देखा है? यस और नो? नहीं? तो देखिए मेरे पास एक फोटो है, वो मैं शेयर करता हूँ। स्क्रीन पर आपको फोटो आ गया, चेक करिए। क्या स्क्रीन पर फोटो मिल गया हमें? अरे पूरा रिवर्स फिनोमिना, मिराज का पूरा उल्टा फिनोमिना आपको देखना है, रिवर्स फिनोमिना। अब देखिए विंटर सीजन पर क्या होगा, तो ये जो वाटर सरफेस है उसका टेम्परेचर, उसका रिफ्रैक्ट इंडेक्स ज्यादा होगा, डेंस होगा। जबकि जैसे 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 आप ऊपर बढ़ते जाओगे, अल्टीट्यूड पर जाओगे, वो रेयरर होता जाएगा, उसका डेंसिटी, रिफ्रैक्ट इंडेक्स कम होता जाएगा। हाँ यस उजर भाई। तो जो हमें मिराज में रियल इन्वर्टेड इमेज मिलता है, यानी ऑब्जेक्ट ऊपर और इमेज नीचे, तो लूमिंग में उल्टा हो जाएगा। रियल ऑब्जेक्ट नीचे रहेगा, उसका इमेज ऊपर फ्लोट करेगा हवा में। यानी एक शिप का पर्सन दूसरे शिप को देखेगा तो उसका इमेज उसको हवा में ऊपर फ्लोट होता दिखेगा। दैट इज नोन एज अ लूमिंग। ये जनरली विंटर्स, या तो आप देखिए जो सी ओशन होते हैं ना, वहां पर ऐसा फिनोमिना जनरली देखने को मिलेगा। इज दिस सेकेंड ऑप्टिकल इल्यूजन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? हालांकि ये हमारे सिलेबस में नहीं है, बुक में नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए। बराबर? सी है या ओशन है, वहां पर आपको इस टाइप का ऑप्टिकल इल्यूजन मिलेगा। जबकि समर डेज में हमें जो ऑप्टिकल इल्यूजन मिलता है, दैट इज अ मिराज फॉर्मेशन। क्लियर? तो टेक्स्ट बुक पर आ जाते हैं हम लोग वापस। चलिए साहिल भाई, हो गया कंप्लीट रीडिंग पोर्शन ये पूरा पेज का, के बाकी है कुछ? Done, sir. डन, ओके। ऑल ऑफ यू फॉलोड दिस पैराग्राफ। ये टॉपिक जो था फर्स्ट मिराज फॉर्मेशन, इसमें से किसी को कुछ डाउट है? क्लियर? नो डाउट? चलिए थैंक यू, गुड। तो इसे मैं कर देता हूँ इरेज। फॉर पर्टिकुलर टेम्परेचर density will be fixed. If you change the temperature, density varies. So refract index also varies. क्लियर? जिसने डाउट पूछा था वो, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर डेंसिटी फिक्स तो रिफ्रैक्ट इंडेक्स भी फिक्स। चलिए देन वी टेक दिस सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, दैट इज नोन एज अ डायमंड। अब डायमंड में क्या होगा, एक बार लाइट एंटर हो गया, अब देखिए डायमंड सिंगल कट का नहीं होता, इट विल बी मल्टीपल कट्स विल बी देयर। उसको डिफरेंट डिफरेंट एंगल से डायमंड को कट किया जाता है, जिससे एक बार अगर लाइट उसके अंदर एंटर हो गया ना, तो देयर विल बी मल्टीपल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसीलिए वो डायमंड जो है वो स्पार्कल करता है, क्योंकि लाइट अंदर मल्टीपल टाइम्स इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन उसका मल्टीपल टाइम्स होता है, इसलिए वो स्पार्कलिंग इफेक्ट हमें दिखाई देता है। ठीक है, तो अब ये डायमंड का जो टॉपिक है वो रीड कर लेते हैं। कोई वॉलेंटियर है रीड करने के लिए डायमंड का पोर्शन? एनीवन? यस अंश? Yes, sir. Diamond. Diamond are known for their spectacular brilliance. Their brilliance is mainly due to the total internal reflex of light inside them. The critical angle for diamond interface is nearly 24.4 degree.
It is very small. Therefore, once light enters in a diamond, it is very likely to undergo total internal reflection inside it. Diamonds found in nature rarely exhibit their brilliance for which they are known. It is the technical skill of a diamond cutter which makes diamond to sparkle so brilliantly. By cutting the diamond suitably, multiple total internal reflections can be made to occur. एग्जैक्टली सो एक्चुअली अगर आप नेचर डायमंड क्या है नेचुरली मिलने वाला एक हमारे पास मटेरियल है पर उसको अगर कोई डायमंड कटर आप देखिए तो डायमंड को वो मल्टीपल डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पर डायमंड को वो कट करेगा जिससे क्या होगा कि लाइट एक बार उसके अंदर एंटर हो गया ना तो बाहर निकलने से पहले वो मल्टीपल टाइम्स उसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा एंड दैट विल क्रिएट अ स्पार्कलिंग इफेक्ट या ब्रिलियंस इफेक्ट बराबर और जनरली ये ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है कि व्हाट इज द टोटल क्रिटिकल एंगल फॉर डायमंड एयर इंटरफेस तो इट आंसर शुड बी अराउंड 24 डिग्री या 24.4 डिग्री तो ये छोटा सा एक एप्लीकेशन है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कि क्यों डायमंड स्पार्कल इफेक्ट देता है कि ब्रिलियंस इफेक्ट देता है ये क्लियर आपको सेकेंड ऑफ सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन परफेक्ट चलो गुड तो थर्ड एप्लीकेशन पर अब आ जाते हैं प्रिज्म बराबर यस प्रीत भाई बोलो रीड करा માટે सर हाँ तो करो करो थर्ड पोर्शन रीड करो आप prism prism is designed to bend light by 90 degree or by 180 degree make use of total internal reflection. Such a prism is also used to invert images without changing their size. In the first two cases, the critical angle IC for the material of the prism must be less than 45 degree. We see from table 9.1 that this is true for both crown glasses and dense flint glasses. Okay. Now see, total internal reflection can be created with the help of prisms also. Now you can see there are few different shapes of prisms are there. पहला हम ये ले रहे हैं that is a right angle triangle, right angle prism जिसमें AB is an object, कि BA is an object, एरो ऊपर है यानी आपका इमेज इरेक्ट है ऑब्जेक्ट इज इरेक्ट अब आप देखिए कि अगर इसका इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से कम होगा तो दैट विल बी अ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन सिचुएशन तो यहाँ पर रेज आकर यहाँ पर वो डाइवर्ट हो जाएंगे एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री तो यहाँ पर आपका मिल जाएगा इमेज तो यहाँ पर आपको 90 डिग्री का क्रिटिकल एंगल मिल गया बराबर लेकिन इसे अगर हम कहेंगे ये कौन सा ट्रायंगल कहेंगे भाई इसको हम इस प्रिज्म का नाम क्या रखेंगे बोलिए हाँ राइट एंगल ट्रायंगल राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल वो भी चल जाएगा बराबर तो देखिए अब अब यहाँ पर आएगा कि ये है आपका ऑब्जेक्ट बराबर अब ऑब्जेक्ट से ये आ रहे हैं रेज उसका एक बार हुआ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आप देखिए एक बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यहाँ पर हुआ फिर यहाँ
हो गया भाई दूसरा ये बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और बी ए ऑब्जेक्ट का हमें इमेज मिल गया ए डैश बी डैश पूरा रियल एंड इन्वर्टेड, बराबर। तो पहले वाले सिचुएशन में हमने देखा कि इमेज और ऑब्जेक्ट 90 डिग्री से टर्न हो जाता है, जबकि सेकेंड वाले सिचुएशन में हमने देखा कि ऑब्जेक्ट और इमेज 180 डिग्री से फ्लिप हो जाता है, बराबर। ये समझ में आ गया आपको? रे डायग्राम क्लियर फर्स्ट और सेकेंड डायग्राम्स में? यस और नो? अब आते हैं तीसरे डायग्राम में। तीसरा डायग्राम, अब अगर ऐसे शेप का अगर आप कोई प्रिज्म लेते हो तो इसमें आ गया ये ऑब्जेक्ट आपका ए बी, उसमें से रे ट्रैवल होगा, फिर ये एयर ग्लास इंटरफेस होगा तो उसका थोड़ा सा बैंडिंग होगा, बैंडिंग होकर यहां पर मिला आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये पहले वाले सिचुएशन में यहाँ पर रिफ्रैक्शन हुआ, रिफ्रैक्शन। फिर 1 नंबर जो मैंने लिखा है वहां पर वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, बराबर। और यहां पर आ गया फिर से आप देखिए रिफ्रैक्शन यहां से, और वो आ गया फिर ये ग्लास एयर इंटरफेस हो गया और रिफ्लेक्ट होकर ये आ गया का इमेज। तो आप देखिए फिर से क्या आपको यहाँ पर देखने को मिला, ऑब्जेक्ट था ए बी इरेक्ट, तो उसका इमेज मिल गया ए डैश बी डैश इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। तो इस तरह से यहाँ तीसरे डायग्राम में भी आपका इमेज इन्वर्ट हो गया बाय एन एंगल ऑफ 180 डिग्री विदाउट चेंजिंग द साइज ऑफ इमेज। इमेज और ऑब्जेक्ट का साइज रहा सेम, इमेज और ऑब्जेक्ट का साइज रहा सेम, लेकिन लेकिन इमेज हो गया पूरा रिवर्ट इन्वर्ट हो गया बाय 180 डिग्री, जबकि पहले वाले केस में इमेज इन्वर्ट हुआ बाय 90 डिग्री। सो दैट वाज द सेकंड एप्लीकेशन ऑफ TIR। TIR is the short form of total internal reflection. All of you understood this third application? Kaleidoscope, yes, it works on principle of reflection rather than total internal reflection, जबकि white light होगा वो split हो जाएगा, and that is nothing but dispersion also, वो सीखागा आपको। तो कह सकते हैं हम कैलिडियोस्कोप भी। yes, fine, then next comes optical fiber। कोई जानता है ऑप्टिकल फाइबर? ऑप्टिकल फाइबर कहाँ पर यूज होता है, किसी ने देखा है? व्हाट इज ऑप्टिकल फाइबर? कहाँ पर यूज किया जाता है ये ऑप्टिकल फाइबर? यस, कैन एनीवन टेल मी? Anyone would like to participate? What is optical fiber? हम रीड करें उससे पहले अगर आपको याद आ जाता है, पता है कि क्या है ऑप्टिकल फाइबर, तो बताइए। कहाँ पर यूज किया जाता है? हो चश्मा,
internet, wires, connection of Wi-Fi in decoration. Okay, underlying C cables, internet cables, internet transmitting C cables, internet for. Oh हो. Very good. और कुछ जानकारी? किसी ने बोला है डेकोरेशन के लिए भी। ओके, सही है। डेकोरेशन में कब यूज हो जाता है वो देखते हैं। अगर आपको को पता है तो आप बता सकते हो उसका एग्जाम्पल। चलिए, फाइन। दिवाली में डेकोरेशन में सिलिका जेल फॉर हेयर्स। ओके, इंटरनेट केबल्स बराबर है। चल जाएगा। हाँ, एक्चुअली ऐसा ऑप्टिकल केबल होता है। चेक करिए ऐसे केबल्स के आपने देखे हैं। बेसिकली इंटरनेट कनेक्शन, यस। वाईफाई कनेक्शन, यस। अब ये एक सिर्फ आप वायर पकड़ो, एक वायर कौन सा? सपोज ये एक सिंगल, ये वाला। हाँ, जियो फाइबर में भी बराबर है। सिर्फ ये एक केबल की मैं बात कर रहा हूँ, एक सिंगल केबल ये। तो इसका थिकनेस होगा ना, इसका थिकनेस होगा ना, वो ह्यूमन हेयर के थिकनेस से भी कम होता है। बट ये एक केबल इतना ज्यादा डेटा ट्रांसफर कर सकता है। तो आप सोचिए हर एक केबल कितना बल्क में डेटा ट्रांसफर करेगा। एंड दिस डेटा ट्रांसफरिंग इज ड्यू टू फिनोमिना ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। एक सिंगल केबल मान लीजिए डेटा पास करेगा तो इतने सारे केबल्स एक साथ मल्टीपल डेटा ट्रांसफर करेगा बाय अ फिनोमिना नोन एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब कैसे वो डेटा ट्रांसफर करता है बाय टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले आपके माइंड में ये पिक्चर क्लियर होना चाहिए कि भाई ऑप्टिकल केबल है क्या। ये पता चल गया सबको ऑप्टिकल केबल क्या है? यस और नो? फिर किसी ने बोला था डेकोरेशन के लिए। तो अगर किसी को नहीं पता है कि भाई डेकोरेशन में ये कहाँ यूज किया जाता है, तो ऐसा एक डेकोरेटिव लैंप आता है। ये मैंने पिक्चर प्रेजेंट किया, देखिए स्क्रीन पर। काफी बार तो आप व्हीकल ड्राइव करते जब आप रास्ते पे जाओगे ना, तो फुटपाथ पर या रोड साइड पर काफी सारे लोग इसको बेचते हैं, ऐसे टाइप के एलईडी लैंप्स। देखे आपने? ये आइडिया आ गया आपको? उसके टिप पर बेसिकली ये होता है नहीं है, कुछ प्लास्टिक के फाइबर्स होते हैं और यहाँ पर नीचे एक, अब ये मल्टीपल है, सिंगल कलर में भी आता है। इसके अंदर एक छोटा सा एलईडी बल्ब होता है
जो मल्टी कलर में होता है, और इसके हर एक टिप पर आप वो डिफरेंट डिफरेंट कलर से देख सकते हो। तो फिर से हाँ, ऐसा डेकोरेटिव लेंस में भी यूज किया जा सकता है। अब समझो कि ये डेटा ट्रांसफर हुआ कैसे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आया कैसे इस ऑप्टिकल फाइबर में। तो उसके लिए आपको टेक्स्ट बुक में भी डायग्राम है और यहाँ पर भी हमारे पास एक डायग्राम है। तो आप समझो कि ऑप्टिकल फाइबर होता क्या है। बेसिकली इट इज अ टाइप ऑफ केबल ओनली, इट इज अ टाइप ऑफ केबल ओनली which consists of two portion, first is core and another है that is known as a core. जनरली कोर का होता है हाई इंडेक्स होता है लो। कोर के कंपेयर में क्लैडिंग का रिफ्रैक्ट इंडेक्स होगा लेस। यहां तक क्लियर। फिर आगे मैं डायग्राम समझाता हूं। क्या होता है ऑप्टिकल फाइबर, तो इट कंसिस्ट ऑफ टू पोर्शन, एक होता है कोर, एक होता है क्लैडिंग। कोर का रिफ्रैक्ट इंडेक्स होता है ज्यादा, क्लैडिंग का रिफ्रैक्ट इंडेक्स होता है कम। यहां तक क्लियर। यस और नो? वेरी गुड। गुड, चल। अब कैसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है और कैसे ऑप्टिकल फाइबर थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पर सिग्नल सेंड किया जाता है विदाउट लॉस इन दी डेटा। विदाउट लॉस इन दी डेटा मतलब आप देखते हैं, ये आपने बताया वाईफाई केबल है, जियो फाई केबल्स हम यूज करते हैं। तो वो राउटर होगा, कहीं राउटर होता है आपके घर पर और सिग्नल सेंड किया जाता है, मान लीजिए कहीं आगे एक उसका सब कनेक्शन होगा, वहां से आपको मिलेगा। तो वहां से आपके घर तक वो सिग्नल सेंड किया विदाउट एनी डेटा लॉस, विदाउट एनी फ्लक्चुएशन। तो कैसे होता है, तो ये डायग्राम पर थोड़ा फोकस करिए। यहाँ पर मैं रे डायग्राम थ्रू आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। मान लीजिए यहाँ पर लाइट सेंड किया, सिग्नल सेंड हुआ इन फॉर्म ऑफ लाइट, यहाँ से लाइट इंसिडेंट हुआ यहाँ पर, बराबर है। अब इस जगह पर मैंने ले लिया एक नॉर्मल, ठीक है। पहला मीडियम है ये ब्लू वाला मीडियम, दूसरा मीडियम है ये ग्रे वाला मीडियम। सो ब्लू ग्रे इंटरफेस आपको लेना है, ब्लू ग्रे इंटरफेस आपको लेना है, बराबर। नाउ कैन आई से दिस रे इज ट्रैवलिंग फ्रॉम ब्लू टू ग्रे मीडियम, मतलब के डेंसर टू रेरर मीडियम, यस और नो? डेंसर टू रेरर मीडियम जा रहा है, हाँ या ना? क्योंकि ब्लू कोर है, कोर का रिफ्रैक्ट इंडेक्स ज्यादा होता है। ग्रे क्लैडिंग है और क्लैडिंग का रिफ्रैक्ट इंडेक्स कम है। तो दिस रेड कलर लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम ब्लू टू ग्रे, मतलब कोर टू क्लैडिंग, मतलब डेंसर टू रेरर मीडियम, यस और नो? बराबर। सो इफ दिस इंसिडेंट एंगल, ये इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा होगा, तो ये रेड कलर का रे हो जाएगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इस तरह से ये लाइट या तो सिग्नल जो हमने वायर के अंदर सेंड किया वो पूरा हो जाएगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और ऐसा नहीं सिर्फ एक ही बार होगा, ये डायमंड की जैसे उसका मल्टीपल आप देखिए, मल्टीपल इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता रहेगा। यहाँ पर पहली बार हुआ, ये दूसरी बार, ये तीसरी बार, दिस विल बी अ फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, और यहाँ पर अल्टीमेटली हमें मिलता है सिग्नल आउटपुट में, आउटपुट। सो दिस इज
optical fiber. Again, it uses total internal reflection. ये समझ में आ गया? ये डायग्राम क्लियर हुआ आप सबको? What is the meaning of core part or what is the meaning of cladding part? Core और cladding का refract index क्या होता है? That is the most important part in this topic. ये डायग्राम क्लियर सबको? देख लेते हैं। चलिए अब आपके टेक्स्ट बुक का वो पीडीएफ में शेयर कर देता हूँ फिर से, और उसमें से एक बार रीड करके समझ लेते हैं। सच मैंने आपको सब कुछ समझा दिया, ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है, क्लैडिंग कोर का रिफ्रैक्ट इंडेक्स क्या होगा, सब कुछ मैंने एक्सप्लेन कर दिया। सिर्फ अब रीड करना बाकी है फ्रॉम टेक्स्ट बुक। तो यस, देख लीजिए यहाँ पर भी, यहाँ पर नाम डिस्कस नहीं किया वो लोगों ने, पर अब हमें पता चल गया है। देखिए लो ईटा लिखा है, लो ईटा। लो ईटा किसका होता है? लो ईटा यानी क्या होता है, उसका नाम क्या दिया जाता है? लो ईटा किसका होता है? यस, करेक्ट आंसर इज यस यस यस, करेक्ट आंसर इज क्लैडिंग। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो आप देखिए यार, दूसरी बात यहाँ पर हाई ईटा लिखा है। हाई ईटा किसका होता है? हाई ईटा किसका होता है? करेक्ट करेक्ट, दैट इज ऑफ कोर। परफेक्ट परफेक्ट, गुड। तो आप देखिए सिग्नल यहां से सेंड हुआ, मल्टीपल इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होते दूसरे एंड पर हमें मिल जाएगा सिग्नल बाहर विदाउट एनी लॉस इन दी डेटा। अब ये पूरा वर्किंग मैंने आपको समझा दिया, सिर्फ अब रीड करके कुछ अगर एक्स्ट्रा पॉइंट है तो हम समझेंगे। यस, अनदर वॉलंटियर, नेक्स्ट वॉलंटियर प्लीज टू रीड ऑप्टिकल फाइबर। Anyone? Yes, next volunteer please. Yes, Harsh, बोलो। Yes, sir. Hello. हेलो हेलो, बोलो बोलो। Optical fibers. Nowadays, optical fibers are extensively used for transmitting audio files and video signals through long distance. Optical fibers do make use of phenomenon of total internal reflection. Optical fibers are fabricated with high quality composite glass quartz fibers. Each fiber consists of cores and cladding. The refractive index of material of the core is higher than that of the cladding. When a signal so this point is important from objective point of view. The refract index of the material of the core is dash than that of the cladding. तो कोर का हायर होगा, जबकि क्लैडिंग का होगा तो दैट विल बी लो। क्लैडिंग का रिफ्रैक्ट इंडेक्स लो और कोर का रिफ्रैक्ट इंडेक्स हाई। यस, देन नेक्स्ट। और क्लैडिंग कौन से मटेरियल से बना होगा? तो दैट विल बी मेड अप ऑफ कंपोजिट मटेरियल ऑफ कॉर्ड्स एज एल एज ग्लास। कॉर्ड्स और ग्लास का कॉम्पोजिशन से ये बना होता है। यस, देन नेक्स्ट। When a signal in the form of light is directed at one end of fiber at a suitable angle, it undergoes repeated total internal reflections along the length of fiber and finally comes out at the other end. Since light undergoes a total internal reflection at each stage, there is no appreciable loss in the intensity of the light signals. Optical fibers are fabricated such that light reflected at one side of the inner surface strikes at the other at an angle larger than critical angle. Even if the angle larger than the critical angle, even if the fiber is bent, light can easily travel along its length. Thus, an optical fiber can be used to act as an optical pipe. एग्जैक्टली, ऑप्टिकल फाइबर को हम एज अ ऑप्टिकल पाइप भी कह सकते हैं, क्योंकि अगर उसको आप बैंड भी करो तो ऐसा नहीं होगा कि बैंड करने से सिग्नल लॉस हो गया, डेटा लॉस हो गया।
अगर बैंड भी आप उसको करते हो तो भी वो जो लाइट है उसके लेंथ के अलोंग ट्रेवल्ड इजीली करेगा बाय मल्टीपल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, द नेक्स्ट पॉइंट। A bundle of optical fibers can be put to several uses. Optical fibers are extensively used for transmitting and receiving electrical signals, which are converted to light by suitable transducers. ट्रांसड्यूसर, यस, द मोस्ट Transducer. इम्पोर्टेंट पॉइंट। से हमने आई थिंक सो आपके एनसीईआरटी के सिलेबस में 14 चैप्टर्स है बराबर, लेकिन जब गुजरात बोर्ड बोर्ड का सिलेबस था तो देयर यूज्ड टू बी 15 चैप्टर्स, और 15th चैप्टर था कम्युनिकेशन सिस्टम, जिसमें ये ट्रांसड्यूसर आता था। व्हाट इज अ ट्रांसड्यूसर? कोई जानता है इसका मीनिंग? किसी को पता है ट्रांसड्यूसर का मीनिंग क्या है, क्या करता है इसका काम क्या सर्किट में? व्हाट इज द ट्रांसड्यूसर? एनीवन? हाँ, बट वो अब सिलेबस में नहीं है 15 चैप्टर, भले आपको होगा टेक्स्ट बुक में आपको मिला होगा, बट दैट इज नॉट पार्ट ऑफ एनसीईआरटी सिलेबस नाउ। भाई पता है किसी को ट्रांसड्यूसर का मीनिंग? पता है तो बोलो, नहीं पता है तो नो कहो, तो मैं बता देता हूँ। क्या आंसर आया है? किसी ने बताया कन्वर्ट्स एनर्जी इनटू रीडेबल सिग्नल्स। ओके, किसी ने बोला रिड्यूस ट्रांसमिशंस। ओके, तो नहीं 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 नहीं, तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर इज अ डिवाइस which converts any form of a signal into electric signal. वेरिएशन इन ओके फाइन। तो वो कोई भी सिग्नल को इलेक्ट्रिक सिग्नल में वो कन्वर्ट करेगा। अब देखिए जियो 5 केबल मान लीजिए, आपने बताया मुझे एग्जांपल, तो उसमें से जो इंटरनेट आएगा, हाँ, जो एक्सेस करते हैं हम इंटरनेट, उसमें से क्या इलेक्ट्रिक सिग्नल्स ही पास होंगे ना? ठीक है, तो ये सिग्नल्स को वो कन्वर्ट करता है, कोई भी एनर्जी को वो इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट वो करके देगा। ठीक है, क्लियर अभी? पिक्चर है, ऑडियो है, वीडियो है, डेटा है, वो सब कुछ ट्रांसफर आप कर सकते हो, लेकिन सबसे पहले वो सारे डेटा को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा किस फॉर्म में? इलेक्ट्रिक सिग्नल के फॉर्म में। बराबर है? अब आपको ये जियो फाइव केबल कनेक्शन थ्रू, सपोज मान लिया आपके घर पे जियो फाइव कनेक्शन है, जियो फाइबर कनेक्शन आपने लगवाया है, और आपको कोई वेब सीरीज देखना है, तो वेब सीरीज आप देखते हो वीडियो के फॉर्म में, वीडियो ऑडियो दोनों के फॉर्म में आ जाएगा। लेकिन जब वो डिस्ट्रीब्यूटर जो सिग्नल शेयर करेगा वो तो ऑडियो वीडियो में नहीं होगा, वो वहां से जब चैनल थ्रू ट्रांसफर हुआ सिग्नल, दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक सिग्नल। उसके पास भी ऑडियो वीडियो है, तो सीधा ऑडियो वीडियो आपके टेलीविजन पर ट्रांसफर नहीं हो सकता, आपके जियो के कनेक्शन में नहीं ट्रांसफर हो सकता। वो ऑडियो वीडियो को आपको कन्वर्ट करना पड़ता है इलेक्ट्रिक सिग्नल में। वो इलेक्ट्रिक सिग्नल फिर वो ट्रांसफर करता है वहां से एक जगह से, और वो आपको मिलता है आपके घर पर इलेक्ट्रिक सिग्नल के फॉर्म में। फिर वो डीमॉड्यूलेट करके आपको फिर से इलेक्ट्रिक सिग्नल आपका ओरिजिनल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाएगा ऑडियो वीडियो के टर्म्स में। समझ में आया ट्रांसड्यूसर का काम? क्या करेगा ट्रांसड्यूसर? कोई भी सिग्नल को इलेक्ट्रिक सिग्नल में वो कन्वर्ट करके आपको देगा। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू नाउ? यस, चलिए हर्ष भाई कंटिन्यू। Obviously, optical fibers can also be used for transmission optical signals. Transmission of optical signals. For example, हमने तो बोला कि ये ऑप्टिकल फाइबर जो है वो ट्रांसड्यूसर यानी कि इलेक्ट्रिक सिग्नल। अरे पर इलेक्ट्रिक सिग्नल तो वो
सेंड करेगा ही करेगा, लेकिन ऑप्टिकल सिग्नल्स भी वो सेंड करेगा। यानी ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ इलेक्ट्रिक सिग्नल, वो ऑप्टिकल सिग्नल्स भी जाने देगा। यस, फिर आगे बढ़ो। For example, these are used as a light pipe to facilitate usual examination of internal organs like esophagus, stomach, and intestine. You might have seen a commonly available decorative lamp with a fine plastic fibers with their free ends forming a fountain-like structure. The other ends of the fiber is mixed over an electric lamp. When the lamp is switched on, the light travels from the bottom of each fiber and appears at the tip of its free end as a dot of light. The fibers in such एग्जैक्टली। तो देखिए मेडिकल में आप देखिए तो एंडोस्कोपी के लिए आप वो जो केबल आप डालते हो, दैट इज वन टाइप ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, बराबर है। फिर डेकोरेटिव्स की अगर बात करो तो मैंने आपको अभी जो फोटो मैंने शेयर किया था स्क्रीन पर, जिसमें प्लास्टिक के फाइबर्स होते हैं, एक एलईडी होता है, लेकिन प्लास्टिक के फाइबर्स के टिप पर आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर के वो लाइट्स दिखेगा। ठीक है, यस, फिर आगे बताइए। When the lamp is switched on, the light travels from the bottom of each fiber and appears at the tip of its free end as a dot of light. The fibers in such decorative lamps are optical fibers. The main requirement in fabricating optical fibers is that there should be very little absorption of light as it travels from a long distance inside them. This has been achieved by purification and special preparation of material such as quartz. In silica gel fibers, it is possible to transmit more than 95% of light over a fiber length of 1 kilometer. Compare with what you expect for a block of ordinary window glass 1 kilometer thick. एग्जैक्टली, यानी ऑप्टिकल फाइबर्स क्यों इतने ज्यादा यूज किए जाते हैं, क्योंकि उसका लाइट का एब्जॉर्प्शन क्लैडिंग थ्रू के कोर थ्रू एब्जॉर्प्शन जो होगा सिग्नल का वो बहुत ही कम होता है, जबकि ट्रांसमिशन ओवर द डिस्टेंस ऑफ इन टर्म्स ऑफ किलोमीटर्स, दैट इज फाइबर्स का जो क्लैडिंग पोर्शन है उसको बनाने के लिए हम कॉर्ड्स का यूज करेंगे, तो दैट इज अ सिलिका बेस्ड मटेरियल। यानी कॉर्ड्स का जब हम यूज करते हैं प्रिपरेशन के लिए, तो वहां पर एब्जॉर्प्शन सिग्नल का होगा कम और ट्रांसमिशन होगा ज्यादा ओवर डिस्टेंस ऑफ किलो इन टर्म्स ऑफ किलोमीटर्स। तो दैट वाज द एंटायर concept, or else we can say applications of total internal reflections। एक बार ये पूरे चारों के चारों एप्लीकेशंस आप देख लो, कुछ डाउट है इसमें से तो पूछो। प्लीज रिपीट हाउ मिराज हैपेंस। ओके फाइन, तो देख लीजिए ये डायग्राम, आप चेक करिए। वेट करते हैं बाकी सबका रिव्यूज, फीडबैक सबके आ जाने दो, रिप्लाई सबके आ जाने दो, और कोई डाउट है तो देखते हैं, अदरवाइज मैं मिराज एक बार फिर से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये आई थिंक सो 10th में भी आता है।
यस, और किसी को कुछ डाउट है? चलिए, तो मिराज फॉर्मेशन जो है वो एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। और इस पर्टिकुलर डायग्राम से मैं आपको, एक मिनट, देखिए इसकी बात करते हैं अभी। ये एक मैंने लेयर लिया, मैंने सपोज किया कि एटमॉस्फेयर के ये लेयर्स की फॉर्म में एटमॉस्फेयर है, बराबर। पहला लेयर, दूसरा लेयर, और ये तीसरा लेयर। As we know that now, when we move from top to bottom, we are moving from cold air to hot air. That means from denser to rarer. So we are moving from denser to rarer. So refract index keeps on decreasing when we move from top to bottom. ये क्लियर, जिसको डाउट था उतना तो ये समझ में आ गया आपको। जिसको भी डाउट था मेरा फॉर्मेशन में इतना क्लियर है अभी आपको। यस और नो? फाइन। तो आप देख सकते हो कि एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम कंटिन्यूसली इसका बैंडिंग होता रहेगा रेस का अवे फ्रॉम सेंटर। तो ये बैंडिंग होता रहेगा होता रहेगा होता रहता है ये, और यहाँ तक ऐसा बैंड हुआ सपोज। लेकिन पर्सन को थोड़ी इमेज दिखाइए तो ऑब्जेक्ट से रेस का हुआ बैंडिंग, पर्सन को इसका इमेज कहाँ पर देखता है समर डेज पर। तो यहाँ से आप एक स्ट्रेट लाइन, ये जो रेज पास हुआ ना मतलब आई तक गया, उस आई से आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो। वो स्ट्रेट लाइन जहां पर यहाँ पर आएगा ना, तो इस स्ट्रेट लाइन से इस ऑब्जेक्ट का आपको मिलेगा इमेज रियल एंड इनवर्टेड, बराबर। तो या तो आप उसको ऐसा भी कह सकते हो कि जहां से वो रे बैंड होकर आई तक पहुंचा तो आई से आप एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर दीजिए, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दीजिए, तो दैट विल गिव यू इमेज ऑफ पर्टिकुलर दैट ऑब्जेक्ट। अब ये मिराज ऑब्जेक्ट क्लियर हुआ आपको? मिराज फॉर्मेशन क्लियर? सेम ऐसा ही ऑप्टिकल फाइबर में होता है। ऑप्टिकल फाइबर में एक पार्ट से आपने सिग्नल सेंड किया तो दूसरे साइड पर आप उसको रिसीव करोगे। यहाँ से सिग्नल मैंने इंसर्ट किया, इंसिडेंट किया, दूसरे साइड से मुझे वो बाहर मिल गया विथ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अंदर आप देखिए मल्टीपल टाइम्स इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। और ये क्यों हुआ? क्योंकि इसका जो आउटर पोर्शन है क्लैडिंग, उसका रिफ्लेक्ट इंडेक्स कम होता है। इनर पोर्शन जो था कोर, उसका रिफ्लेक्ट इंडेक्स ज्यादा होता है। तो यहां से मैंने ड्रॉ कर दिया नॉर्मल, तो ये बन गया मेरा इंसिडेंट एंगल। अगर इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा
फिर यहाँ का भी इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल से ज्यादा होगा तो उसका हो जाएगा फिर से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ऐसा हर बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता रहेगा। इसलिए मैंने जो एक साइड से सिग्नल को मैंने किया था इंसिडेंट, दूसरी साइड से अपोजिट साइड से मुझे वही पूरा का पूरा सिग्नल मिल जाएगा विद द हेल्प ऑफ मल्टीपल टाइम्स टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये क्लियर भाई, जिसका डाउट था ऑप्टिकल फाइबर में? चलिए थैंक यू। तो अब ये पूरा हो गया कंप्लीट। फिर आप देखिए यहाँ पर नेक्स्ट टाइटल है रिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्फेरिकल कर्व्ड सरफेस। ये तो करवा दिया डेरिवेशन आपको। फिर आप देखिए रिफ्रैक्शन बाय लेंस भी हो गया, लेंस मेकर फॉर्मूला भी हो गया बराबर। फिर कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस भी हो गया और प्रिज्म का टॉपिक भी करवा दिया। डिस्पर्जन हो गया प्रिज्म का के बाकी? डिस्पर्जन बाय प्रिज्म डन। चलिए फिर सम नेचुरल फिनोमिना ड्यू टू सनलाइट, ये करवा दिया है, रीड के बाकी है। अच्छा ये लेफ्ट, अच्छा उसमें दो फिनोमिना आते हैं बाय द वे सनलाइट से। एक है रेनबो, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम ज्यादा जाएगा समझाने में, उतना अभी है नहीं। एक छोटा सा एक टॉपिक है स्कैटरिंग दूसरा सनलाइट से, वो मैं आपको करवा देता हूँ। ये स्कैटरिंग रीड करवा दिया है। completed this portion, okay, it is left or this was also left, this topic is also left ना, तो ये रीड कर लेते हैं। ये हमारा आई थिंक सो टाइम पर हो भी जाएगा बराबर। चलिए तो एक वॉलंटियर चाहिए स्कैटरिंग ऑफ लाइट रीड करने के लिए। नेक्स्ट वॉलंटियर प्लीज। है कोई वॉलंटियर? Vandit is there? हेलो सर। वंदित भाई रीड करो। Scattering of light. As sunlight travels through the Earth's atmosphere, it gets scattered by the atmosphere particles. अच्छा Atmospheric अच्छा अच्छा एक मिनट। Before we start with this scattering of light, can anyone tell me what is the meaning of word scattering? स्प्रेडिंग बताया किसने, बिखरना बताया, डिस्पर्जिंग तो नहीं, एक अलग ही हो गया। डिस्पर्जिंग मतलब कन्वर्टिंग व्हाइट लाइट इनटू 7 कंस्टिट्यूटेड कलर्स, वो डिस्पर्जन होता है। स्कैटरिंग और डिस्पर्जन सेम नहीं होगा। लाइट का फैलना, स्प्लिटिंग अप, फिर से स्प्लिटिंग हो गया डिस्पर्जन। So when a light is incident on a particle and that particle, so when a light is incident on a particle and that particle spread that light in different direction, that is known as a scattering. कोई भी पार्टिकल के ऊपर आप जब लाइट इंसिडेंट करते हो और वो पार्टिकल उस लाइट को स्प्रेड कर देता है डिफरेंट डायरेक्शन में, तो दिस फिनोमिना इज नोन एज अ स्कैटरिंग। ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस? यस और नो? और जब व्हाइट लाइट 7 कलर में स्प्लिट होता है ना, दैट इज नोन एज डिस्पर्जन। ठीक है,
क्लियर मीनिंग सबको स्कैटरिंग का? वाह, अरविंद भाई ने थम्स अप दे दिया, वेरी गुड। ओके, स्वाति ने हैंड रेज किया तो स्वाति को कुछ डाउट था? यस स्वाति। Swati is there. Yes, sir. No, sir, I did not have any doubt. Okay, fine. चलिए, तो वंदित भाई किधर गया? रीड करो। As sunlight travels through the Earth's atmosphere, it gets scattered by the atmospheric particles. Light of shorter wavelengths is scattered much more than light of longer wavelengths. Hence, the bluish color predominates in a clear sky, since blue has a shorter wavelength than red and is scattered much more strongly. In fact, violet gets scattered even more than blue, having a shorter wavelength. But अरे भाई, भूख लगी है तो खाना खा, पर कंटेंट रीड मत कर, क्योंकि ये जो ब्रैकेट वाला कंटेंट तूने स्किप किया वो ही सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट था यार। भाई व्हाट इज स्कैटरिंग वो तो हमने देख लिया, पर आप देखिए कि हमें जो स्काई का कलर डे टाइम पर है वो ब्लूइश ही क्यों दिखता है? व्हाई द कलर ऑफ स्काई इज ब्लू? तो ये भी आपने आई थिंक सो मेरे ख्याल से 10th में सीखा होगा। तो करेक्ट आंसर इसके जो इंटेंसिटी है ऑफ स्कैटर लाइट, that is inversely proportional to fourth power of wavelength. Intensity of scatter light is inversely proportional to fourth power of wavelength. अब हमने सीखा है विबग्योर, बराबर। अब कोई मुझे इसमें से बताएगा कि सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका, मैक्सिमम वेवलेंथ किसका होता है इसमें से, विबग्योर में से मैक्सिमम वेवलेंथ? वेरी गुड, वेरी गुड। तो मैक्सिमम होता है रेड का, तो मिनिमम होना चाहिए वायलेट, पर हम वायलेट और इंडिगो को अभी निकाल देते हैं, उसका कुछ काम नहीं है। तो उसके बाद आ जाता है ब्लू कलर, तो ब्लू का होगा वेवलेंथ यहाँ पर अभी के लिए मिनिमम। तो जिसका वेवलेंथ मिनिमम कहने से उसका इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग भी होगा मैक्सिमम, क्योंकि बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल और फोर्थ पावर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जितना इंटेंसिटी, जितना वेवलेंथ होगा मिनिमम, उतना ही ज्यादा होगा स्कैटरिंग। तो इसीलिए डे टाइम पर आप देखिए तो स्काई का कलर हमें ब्लू इसलिए लग रहा है क्योंकि जो ब्लू का वेवलेंथ है वो सबसे होता है मिनिमम, और स्कैटरिंग लाइट का इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है फोर्थ पावर ऑफ द वेवलेंथ, बराबर। तो डे टाइम में एक्चुअली में क्या होता है, जो डिस्टेंस होता है ना अर्थ के सरफेस और सन के बीच का, वो कम हो जाता है कंपेयर टू सनराइज और सनसेट। यानी डिस्टेंस कम होगा, डिस्टेंस कम होगा तो कम डिस्टेंस यानी कम वेवलेंथ वाला लाइट स्कैटर करेगा, और कम वेवलेंथ वाला लाइट कौन सा होता है, तो ब्लू कलर। तो इसीलिए डे टाइम पर जो ब्लू कलर होता है उसका स्कैटरिंग होगा मैक्सिमम। तो वंदित भाई एक बार आप रीड करो लाइट ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ से फिर से along with bracket term। हाँ okay. हाँ Light जी। of shorter wavelengths is scattered much more than light of longer wavelengths. The amount of scattering is inversely proportional to the fourth power of the wavelength. This is known as Rayleigh scattering. तो why the color of sky is blue, that is explained by Rayleigh scattering। तो रेले स्कैटरिंग में जो स्कैटरिंग का इंटेंसिटी होगा वो किससे प्रोपोर्शनल होगा, तो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल।
Inversely proportional to what? Fourth power of wavelength. Yes, then next. Hence, the bluish color predominates in a clear sky, since blue has a shorter wavelength than red and is scattered much more strongly. In fact, violet gets scattered even more than blue, having a shorter wavelength. एक्चुअली तो सबसे ज्यादा देखे तो वायलेट है, मिनिमम से मिनिमम कलर जो है दैट इज मिनिमम से मिनिमम वेवलेंथ है जो कलर का, दैट इज वायलेट। लेकिन हमें वायलेट कलर कभी स्काई में इतना ज्यादा दिखता नहीं जितना ज्यादा ब्लू दिखता है, तो वायलेट भी नहीं आएगा, इंडिगो भी नहीं आएगा, लेकिन उसके बाद जो ब्लू कलर होगा वो सबसे ज्यादा हमें स्कैटर होते दिखता है। यस, देन नेक्स्ट। But since our eyes are more sensitive to blue than violet, we see the sky blue. बराबर, तो ये फर्स्ट पैराग्राफ में से किसी को अभी कुछ डाउट है? टॉपिक 9.8.2 scattering of light, first para, any doubt? Okay, then second para. Large particles like dust and water droplets present in the atmosphere behave differently. The relevant quantity here is the relative size of the wavelength of light lambda and the scatter of typical size, say A. For A very small than lambda, one has Rayleigh scattering which is proportional to 1 by lambda raised to 4. For A very small than lambda, that is large scattering objects, for example raindrops, large dust or ice particles, this is not true. All wavelengths are scattered nearly equally. Thus, clouds which have droplets of water with A very small than lambda are generally white. अब ये पता नहीं चला अब ये सेकेंड पैराग्राफ में, तो सेकेंड पैराग्राफ में एक्चुअली दो टाइप्स के स्कैटरिंग की बात चल रही है यहाँ पर, जिसके लिए आपको दो कंपैरिजंस पता होने चाहिए। ए यहाँ पर लिया है स्कैटर्ड पार्टिकल। अब स्कैटर्ड पार्टिकल चाहे डस्ट पार्टिकल भी हो सकता है, रेन ड्रॉप भी हो सकता है, या आइस पार्टिकल भी हो सकता है, बराबर। तो ये जो डस्ट पार्टिकल है, वाटर ड्रॉपलेट है, यानी स्कैटर्ड पार्टिकल है जहां पर लाइट इंसिडेंट होकर डिफरेंट डायरेक्शन में स्प्रेड होने वाला है, तो इस स्कैटर्ड पार्टिकल का डायमेंशन होगा, साइज होगा ए। और दूसरा क्या है, लाइट है, लाइट का क्या होगा, वेवलेंथ, वेवलेंथ का भी कुछ यानी मीटर में वैल्यू होगा, और डायमेंशन उस पार्टिकल का भी कुछ मीटर में होगा। तो अगर a is much less than lambda, that means the size of that scattered particle is very less compared to the wavelength. Then comes Rayleigh scattering, और Rayleigh scattering क्या एक्सप्लेन करता है, कलर ऑफ स्काई इज ब्लू। बट उल्टा हो गया, सपोज के द स्कैटर्ड पार्टिकल साइज इज मच मोर देन द वेवलेंथ, यानी वो एक्सप्लेनेशन आता है व्हाई द कलर ऑफ क्लाउड्स आर व्हाइट। तो व्हाइट क्लाउड क्यों है वो एक्सप्लेन करता है एक दूसरा स्कैटरिंग, और उस स्कैटरिंग में कंडीशन क्या होना चाहिए कि ए इज मच ग्रेटर देन लैम्बडा, यानी वेवलेंथ ऑफ लाइट जो होगा दैट इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू द साइज ऑफ द स्कैटर्ड पार्टिकल। ये सेकेंड पैराग्राफ क्लियर हुआ आपको? प्लीज कंफर्म। अगर पार्टिकल, स्कैटर्ड पार्टिकल का डायमेंशन वेवलेंथ से बहुत ही कम है तो Rayleigh scattering which explains color of sky is blue, but reverse situation is that the dimension of scattered particle is much greater to the wavelength, so that is another scattering, large scattering object जिसको कहते हैं, और वो explain करेगा क्या कि क्यों color of clouds होता है white। Is this clear to all of you? Second paragraph सबको clear? Yes, Vandit bhai, last paragraph. At sunset or sunrise, the sun rays have to pass through a larger distance in the atmosphere. Most of the blue and other shorter wavelengths are removed by scattering. The least scattered light reaching our eyes, therefore, the sun looks reddish. This explains the reddish appearance of sun and full moon near the horizon.
एग्जैक्टली तो ये डे टाइम की बात हो रही थी, लेकिन सनराइज और सनसेट में क्या होगा? सनराइज और सनसेट में अर्थ से सन का डिस्टेंस है वो इंक्रीज हो जाएगा, डिस्टेंस इंक्रीज होगा। भाई डिस्टेंस इंक्रीज हो गया तो अब ज्यादा वेवलेंथ वाले लाइट्स स्केटर्ड होंगे, और ज्यादा वेवलेंथ तो किसका था? रेड कलर। यानी सनराइज और सनसेट नियर दी होराइजन पर जब होता है, यानी तब ज्यादा वेवलेंथ वाला लाइट स्केटर्ड होगा, और वो कौन सा रहेगा? रेड। यानी इसीलिए सनराइज और सनसेट पर हमें कलर जो है वो रेडिश अपीयर होता है। That explains last paragraph also, and that completes topic number 9.8.2, scattering of light. All of you understood this? Please confirm. Fine. सबको समझ में आ गया? तो आज के सेशन में से अब जो कुछ भी आपको एक्सप्लेन किया उसमें से किसी को अभी भी कुछ डाउट है? आज के सेशन में से कुछ भी डाउट है? मैंने लिया था पहला एप्लीकेशंस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, दूसरा मैंने लिया स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इन दोनों कंसेप्ट्स में से आपको कुछ भी अभी भी ना समझ में आया हो तो पूछो। डाउट है तो पूछो, नहीं है तो नो लिखो। ओके, तो यति सर प्लीज स्टॉप द रिकॉर्डिंग।